साथियों नमस्कार। ट्विटर के मालिक और हमेशा किसी न किसी कारण से सुर्खियों में रहने वाले एलन मस्क ने अचानक जो ट्विटर यानी एक्स है जिसके वो मालिक हैं, उसके नियमों को लेकर एक बहुत ही बोल्ड फैसला लिया। पहली नजर में तो लगा कि ये एक सामान्य सी चीज है, एक रूटीन चेंज है जो समय समय पर सोशल मीडिया अपने नियम कानून, अपने तरीके, फीचर्स अपने अपडेट करता रहता है, बदलता रहता है। लेकिन सामान्य दिखने वाले इस एक फैसले ने ऐसे चौंकाने वाली बातें सामने लाई हैं और इस तरह से कहें कि आंखें खोलने का काम किया है कि पूछिए मत। इस नए फीचर ने एकदम से ये उजागर कर दिया है जिसका शक बहुत पहले से, कम से कम 2019, बल्कि मैं तो कहूंगी उससे कुछ और पहले से ही हो रहा था। और पिछले 5-6 साल में तो ये बहुत ही ज्यादा, जिसको कहते हैं बिल्कुल चरम पे दिख रहा था। लेकिन इसको साबित करना इतना आसान नहीं था क्योंकि हर किसी के हाथ में इस तरह की राइट्स नहीं होती। और जो आप जानते हैं, ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, जो इंटरमीडियरी अपने आप को कहते हैं जो कानूनी भाषा में, और इंटरमीडियरी होने के नाते जो अधिकार, जो राइट्स और जो कुछ फायदे कह लीजिए, वो अपने लिए सुरक्षित होती हैं उनके लिए, उसके तहत शक होते हुए भी इसको उजागर करना मुश्किल हो रहा था। ये अब एकदम से खुलकर सामने आ गया है। तो क्या है ये नया फीचर और क्यों इसके इतने दूरगामी परिणाम दिखाई दे रहे हैं? साथियों, हुआ यूं कि मेरा ये मानना है और कई जानकार भी ये समझते हैं कि ये एकदम से ये जो बोल्ड नया फैसला एलन मस्क ने लिया, ये दरअसल अमेरिका के अंदर जो जबरदस्त राजनीतिक उठापटक चल रही है, ये था तो उससे जुड़ा हुआ। लेकिन अपने आप ही, क्योंकि भारत में भी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोग एक्स का पूरा भरपूर इस्तेमाल करते हैं और अब तो छोटे छोटे इलाकों में, कस्बों में भी ये हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अमेरिकी राजनीति को दृष्टिकोण में रखकर ये किया गया होगा, लेकिन इसने भारतीय राजनीति में भी लगभग एक भूचाल सा ला दिया है। तो हुआ क्या है कि साथियों, पहले आप देखते थे कि कोई भी व्यक्ति एक्स पर किसी भी नाम से अपना अकाउंट खोल सकता है। वहां केवल एक चीज देखी जाती थी कि आपका फोन नंबर और आपका ईमेल, और खुशी से अपनी स्वेच्छा से लोग ये बता सकते थे कि वो कहाँ हैं। कहाँ हैं कहने का मतलब, जैसे मैं एक भारतीय हूं, लेकिन हो सकता है मैं सिंगापुर में रहती हूँ, मैं टोक्यो में रहती हूँ, मैं लंदन में रहती हूँ। लेकिन एक भारतीय होकर के अपने अकाउंट चलाने के लिए मुझे यह आवश्यक नहीं था कि मैं अपनी जगह या अपना देश उसमें बताऊं। तो एक्स ने ये किया कि अब आपको अपना कंट्री, जहां पे आपका अकाउंट जहां से चल रहा है, जहां से ऑपरेट हो रहा है, ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। और साथियों, जब रात को 2 दिन पहले आधी रात से ये फीचर इंट्रोड्यूस हुआ, फिर तो मत पूछिए, एक भूचाल सा आया कि मैं आपको क्या बताऊं। अब ये भूचाल क्यों होना चाहिए? अगर इतने साल से लोग ट्विटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें हम समझते हैं भारत में हैं क्योंकि उनका नाम भारतीय है, पर वो किसी और देश में बैठे, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं विदेश में रहकर भी कोई भारत के मसलों, भारत के मुद्दों को लेकर अपने विचार रख सकता है। तो फिर ये भूचाल क्यों आया? ये भूचाल इसलिए आया साथियों, क्योंकि पिछले कई सालों से और 5-6 साल से खास तौर पर किसी न किसी मुद्दे पर, पहले किसानों के आंदोलन का मुद्दा था, कभी कोई सांप्रदायिक बात हो जाती है, और सबसे ज्यादा जो देखा जाता है जातिगत भेद। जातिगत भेद ही नहीं, जातिगत नफरत, जाति के आधार पर नफरत का कैंपेन चलाना। और जो रीजनल कैंपेन है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से लड़ाना, बंगालियों को
मराठियों से लड़ाना, मराठियों को बिहारियों से लड़ाना, पंजाबियों को उत्तर भारतीय जो भैया हैं उनसे लड़ाना, यानी किसी न किसी रूप में सामाजिक सौहार्द को छिन्न भिन्न कर दो, सांप्रदायिक सौहार्द को छिन्न भिन्न कर दो, जातीय माहौल को बिल्कुल एक नफरत और युद्ध, एक चरम उसको ले आओ, और जो कुछ भी भारत, भारतीय परंपरा, भारतीय इतिहास, उसके खिलाफ हद दर्जे की नफरत फैलाना। इस तरह की बातें जितने अकाउंट्स, जितने हैंडल्स कर रहे थे, और कहीं ना कहीं इसमें एक बात और महत्वपूर्ण जोड़ना जरूरी है, क्योंकि यही इस खेल की जड़ है साथियों, वो ये कि वो सारे राजनीतिक मुद्दे जो कांग्रेस पार्टी या तो उठाती रही है, या जिससे कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उसको राजनीतिक फायदा मिलेगा, मोदी सरकार को, आरएसएस को और बीजेपी वगैरह पर हमलावर होने के लिए, भले वो देश के बिल्कुल हितों के खिलाफ चला जाए तो चला जाए, इस तरह की कैंपेन, इस तरह का लगातार, एक बार नहीं सालों साल इस तरह का जो एक अभियान बिल्कुल पीछे पड़ के चलाने वाले हैंडल्स हैं, एकदम से ये बात उजागर हो गई कि इसमें से 80% बल्कि उससे भी ज्यादा हैंडल्स जो हैं, उनका जो कंट्री था, जो खुल करके उस दिन सामने आया नए कानून के तहत, वो पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। कुछ दुबई है, ओमान है, और इस तरह से कुछ और जो मध्य एशिया के कुछ और देश है, सऊदी अरेबिया के का कोई स्थान हो, शहर का नाम तो आता नहीं, देश के नाम से ऐसा पता लगा। अब साथियों, इससे जैसा मैंने कहा एक भूचाल सा आ गया, क्योंकि एकदम से क्लियर हुआ कि किसी का नाम फलाना शर्मा है, किसी का नाम फलाना त्रिपाठी है, कोई अपने आप को भारतीय संविधान का रक्षक कह रहा है, कोई अपने आप को असली कन्नड़, कर्नाटक कन्नडिगा हितों का रक्षक कह रहा है, कोई द्रविड़ का झंडा लेके खड़ा है, कोई बंगाल का झंडा लिए है, कोई पंजाब के ट्रैक्टर और किसानों का झंडा लिए है। और ये सारे अकाउंट्स कहां से चल रहे हैं? कोई लंदन से, कोई पाकिस्तान से, कोई बांग्लादेश से, कोई सिंगापुर से, कोई इंडोनेशिया से, और दूर ऑस्ट्रेलिया से, और जो गल्फ कंट्रीज हैं उनमें तो तमाम है। तो साथियों, ये क्या चल रहा है? अब साथियों, जिस तरह का सोशल मीडिया का राजनीतिक देश के परिवेश में और राजनीति पे जिस तरह का सोशल मीडिया का इंपैक्ट चुनावों पे, देश की हर जो डे टू डे राजनीति है, देश में जो आंदोलन है, देश में जो मुद्दे हैं, पार्लियामेंट है, हर चीज पे और सामान्य जनजीवन पे जिस तरह से सोशल मीडिया में जो मुद्दे आते हैं, उसका जो इंपैक्ट बनता जा रहा है और लगातार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए इस पूरे ये जो सच्चाई खुलकर सामने आई है, इसके क्या मायने हैं उस पर मैं तुरंत आऊंगी, बट उससे पहले एक दो और डेवलपमेंट आपके नजर में अपडेट देना जरूरी है। तो साथियों, ऐसा हुआ कि जैसे ही ये पता चला कि 80% ये जो देश के हित में काम करने वाले ये तथाकथित जो बड़े क्रांतिकारी हैंडल्स हैं, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में इन 80% बैठे हैं, तो तुरंत वो लोग सतर्क हो गए, क्योंकि जो सजग लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वो तेजी से इसको सामने ला रहे थे और इसके शॉर्ट्स जो है वो पब्लिक हो रहे थे। तो उन लोगों ने क्या किया, तुरंत अपने आप को, जो देश है उनका, क्योंकि उसको वो बदल नहीं सकते साथियों, बात को समझिए, अगर कोई पाकिस्तान में बैठा है तो वो भारत नहीं लिख सकता, क्योंकि वो टेक्निकली एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर कोई बांग्लादेश में बैठा है तो वो खुद को इंडिया मार्क नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंडिया में अकाउंट नहीं है। तो उन्होंने इसका तरीका क्या निकाला, उन्होंने धड़ाधड़ खुद को साउथ एशिया, साउथ एशिया, साउथ एशिया ऐसा मार्क करना शुरू कर दिया। अब वो साउथ एशिया क्यों मार्क कर रहे हैं? क्योंकि ये जो नया फीचर आया है कंट्री वाला, इसमें फर्ज कीजिए आप भारत में रहते हैं, लेकिन आप भारत उसमें खुद को नहीं बताना चाहते, तो आप अपना रीजन स्लैश कॉन्टिनेंट, यानी आप किस रीजन, किस क्षेत्र में हैं या किस महाद्वीप में हैं, ये भी आपको लिखने का ऑप्शन अब दे दिया गया है। यानी कोई व्यक्ति यदि जर्मनी में रहता और वो लेकिन जर्मनी लिखना नहीं चाहता, तो वो यूरोप लिख सकता है, या वो सेंट्रल यूरोप ऐसा कुछ लिख सकता है, या कोई रोमानिया में है,
तो वो लिख सकता है कि ईस्टर्न यूरोप, रोमानिया, अगर वो न लिखना चाहे। तो इन लोगों ने क्या किया साथियों, जैसे ही ये एक्सपोज हुए, इन्होंने धड़ाधड़ साउथ एशिया लिखना शुरू कर दिया। अब इसके क्या मायने हैं? पहले तो साथियों, सबसे पहले एलन मस्क को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने राजनीतिक जो उन पर, इसके चलते उनकी जो राजनीतिक टारगेटिंग होगी, जो कि जरूर होगी, क्योंकि अमेरिका में भी इसको लेकर भयंकर भूचाल आया हुआ है, और उसमें उन्हीं के जो तथाकथित जो कहा जाता है कि उनके ही विचार, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला जो तबका है, उसी को एक्सपोज किया गया है। क्योंकि पता चला कि मागा के लिए पूरी शिद्दत और पूरे पैशन के साथ लड़ने वाले जो हैं, यानी जो अमेरिका को, अमेरिका के पावर को, उसकी पुरानी जो अमेरिका की ताकत है उसको स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, पता चला वो बांग्लादेश और पाकिस्तान में बैठे हैं, और ये बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है। तो वहां भी साथियों एक भूचाल आया हुआ है कि जो मागा के नाम पे अभियान चला रहे थे वो तो दरअसल अमेरिकन है ही नहीं। तो खैर, उसकी बात फिर कभी करेंगे। फिलहाल हमारा ये कहना है कि राजनीतिक जो इसका एक रिएक्शन होगा, जो राजनीतिक उन पर निशाना होगा, उसकी परवाह ना करते हुए एलन मस्क ने ये जो देश अपना मार्क करने का ऑप्शन दिया है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। इससे दुनिया भर में सोशल मीडिया को हथियार बना करके फर्जी और पैसे के बल पे दुनिया भर में सत्ता परिवर्तन और विद्वेष फैलाना और बिल्कुल देशों में नरक जैसी स्थिति बनाने का जो खेल चल रहा था, वो बहुत दूर तक उजागर हुआ है। लेकिन आज हम ये भी चाहते हैं कि एलन मस्क ये रीजन स्लैश कॉन्टिनेंट वाला जो ऑप्शन है इसको हटाए। इससे फिर क्या होता है कि जो एक अच्छा काम हुआ वो फिर से डाइल्यूट हो रहा है। देश यानी देश ही स्पष्ट होना चाहिए, ताकि उसका कारण क्या है साथियों, हम भारत का ही मिसाल लेते हैं, हालांकि ये बात दुनिया भर में बहस का कारण बनी हुई है। अब क्या हुआ, जैसे ही उनकी सच्चाई उजागर हुई, ये सब बांग्लादेश और पाकिस्तान में बैठे लोग जो है, इन्होंने खुद को साउथ एशिया मार्क कर दिया। आप विश्वास करिए साथियों, आज अगर एक्स पर कोई व्यक्ति है जिसका नाम भारतीय है सुनने में, फलाना शर्मा, फलाना त्रिपाठी, फलाना सिंह, फलाना राठौर, इस तरह के नाम वो इस्तेमाल कर रहे हैं, पता नहीं वो हमेशा सवर्ण और एक देशभक्त होने का वो क्यों रखते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, या किसी भी तरह का क्रांतिकारी वो दिखाने वाले जो हैंडल है, लेकिन उसकी लोकेशन में साउथ एशिया लिखा है, तो आप ये निश्चित मानिए, बिना किसी अपवाद के, विदाउट एक्सेप्शन, आप ये मान लीजिए कि वो पाकिस्तान या बांग्लादेश में बैठा है, और ये निश्चित है। और ऐसा ही वेस्ट एशिया के बारे में है, जो गल्फ कंट्रीज में बैठे हैं, भारत के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वो भी वेस्ट एशिया इसलिए लिख रहे हैं ताकि उनको ढूंढा ना जा सके कि वो वेस्ट एशिया में कहां बैठे हैं, यानी सऊदी अरब में है, दुबई में है, ओमान में है, जो भी है। तो अब हम आते हैं साथियों कि ये जो सच्चाई सामने आई है, इसके मायने क्या है। बहुत साफ है साथियों कि कांग्रेस पार्टी कभी किसानों का आंदोलन, कभी दलितों पर अपराध, और दलितों के मामले में तो जितने भी दलितों पे अत्याचार हो रहा है, अपराध हो रहा है, इस बात के सच्चे झूठे मामले ट्विटर पे हर रोज सुबह उठ के चलाने वाले, आज की डेट में वो सारे अकाउंट वही पाकिस्तान और बांग्लादेश से चलने वाले पाए गए हैं। इसमें तो कोई अब कोई शक रह ही नहीं गया है। तो साथियों, इसका मतलब क्या है, और इसमें से अब तो ये बात और आगे बढ़ गई है, अभी शायद और ऐसी सच्चाइयां, भगवान न करे, और ऐसे तथ्य सामने आएंगे कि कांग्रेस पार्टी को, उनको वैचारिक रूप से समर्थन करने वाले और प्रॉक्सी यानी पार्टी की तरफ से अभियान चलाने वाले लोग ही पाकिस्तान बांग्लादेश में नहीं है, बल्कि आधिकारिक रूप से ऑफिस बेयरर जो पार्टी का आदमी है उसको भी बांग्लादेश में पाया गया। साथियों, एक ऐसा अकाउंट यूथ कांग्रेस के नेता का असम में पाया गया है, जो आधिकारिक रूप से ऑफिस बेयरर है, पार्टी के पद पे है यूथ कांग्रेस में, लेकिन उसका अकाउंट बांग्लादेश से चल रहा है। तो क्या यानी कांग्रेस का जो यूथ कांग्रेस का नेता है वो बांग्लादेश में है, या
उसने अपने अकाउंट चलाने का राइट जो है वो बांग्लादेश को आउटसोर्स कर रखा है। अब हम जल्दी से इस बात पर आते हैं साथियों कि इस पूरा जो ये खुलासा हुआ है इसके मायने क्या है। इसका मायने ये है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरा राजनीतिक अभियान बांग्लादेश और पाकिस्तान में बैठे लोगों को आउटसोर्स कर दिया है। वो कौन लोग हैं जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में बैठ करके भारत में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे मुझे नेपाल या कहीं और क्या हो रहा है उससे ज्यादा मतलब नहीं है, और मैं अगर उस पर कोई टिप्पणी करती भी हूं तो मेरा उनके अंदरूनी राजनीति में कोई दखल नहीं है। ये झूठे नाम रख के फर्जी नाम से भारत की राजनीति पे अभियान चलाने वाले पाकिस्तान बांग्लादेश में जो लोग बैठे हैं, इनका इंटरेस्ट क्या है? ये क्यों भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं? कौन इनको पैसे दे रहा है? कौन चाहता है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए और पाकिस्तान बांग्लादेश के मार्फत पैसे दे करके वो ये अभियान चलवा रहा है? सबसे बड़ी बात, क्या ये राहुल गांधी की जानकारी से हो रहा है? क्या उन्हें पता है कि जिन अकाउंट्स को समर्थन के तौर पे उनकी पूरी मीडिया डिपार्टमेंट और उनके नेता कोट करते रहते हैं, वो अकाउंट्स जो हैं वो भारतीय है ही नहीं, उनका भारत से सरोकार ही नहीं है? क्या वो ये बात जानते हैं? अगर वो ये बात जानते हैं तो वो इतना बड़ा धोखा भारतीयों के साथ क्यों कर रहे हैं? अगर वो नहीं जानते हैं तो उनका जो मीडिया डिपार्टमेंट है, सुप्रिया श्रीने, पवन खेड़ा वगैरह और जयराम रमेश जिसके कर्ता धर्ता है, उन्होंने राहुल गांधी को क्या अंधेरे में रखा हुआ है? साथियों, हमें शक है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ राहुल गांधी की मर्जी से हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो तत्काल इसी वक्त उनके मीडिया डिपार्टमेंट के लोगों को बाहर करना चाहिए, क्योंकि ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है। हम और आप जिसको भारतीयों का सेंटिमेंट और विचार समझ के पढ़ रहे हैं, वो कोई बांग्लादेश और पाकिस्तान में बैठा व्यक्ति लिख रहा है। आप सोचिए ये कितनी खतरनाक स्थिति है। और अंतिम बात साथियों, इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि ये खरीदे हुए विदेशों में बैठे लोग फर्जी अकाउंट्स जिसमें 100% आईएसआई की भूमिका है, क्योंकि किसी और को क्या मतलब, इन लोगों के विचारों और अभियान से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी पूरे देश को दिखाती है कि देखो सोशल मीडिया पे हमारा इतना पहुंच है, हम 97% हम जीत गए जब हमने पोल किया, और देखो राहुल जी ने ये कहा उस बात के लिए 100% समर्थन आ गया। लेकिन जब जमीन पे जाते हैं तो 100% तो दूर की बात है, इनकी जमानत जब्त हो जाती है। तो फिर ये कहते हैं कि वोट चोरी हो गया। साथियों, ये कोई वोट चोरी नहीं होता। ये दरअसल होता ये है कि इनके फर्जी अकाउंट्स हैं विदेशों में बैठे जो इनके लिए अभियान चलाते हैं, और उन्हीं अकाउंट्स को आधार बनाकर ये दावा करते हैं कि हमें इतना समर्थन मिला है। लेकिन जब ये जमीन पे जाते हैं तो इनको असलियत का पता चल जाता है, और फिर ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन दोषी है, और इतने बड़े बड़े आरोप ये भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया पर लगाते हैं। अब एलॉन मस्क को बधाई कि उन्होंने इस खेल को बाहर लाया, लेकिन ये आधी लड़ाई है। इसका लॉजिकल कंक्लूजन होना चाहिए। पहले तो ये कॉन्टिनेंट की बात बंद होनी चाहिए, और भारत सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि इस तरह के लोग जो विदेशों में पैसे लेकर भारत में राजनीतिक उथल पुथल और नफरत का खेल खेल रहे हैं, उनको यहां कोई एक्सेस न मिले। इसके लिए टेक्निकली क्या रास्ता निकाला जाए, इस पर तत्काल विचार होना चाहिए। बहुत हो गया अब, और इस खतरनाक खेल की इजाजत नहीं होनी चाहिए। नमस्कार।